हेलो स्टूडेंट्स, मैंने कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा आपको, उसके आंसर्स बता रहा हूँ। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10th स्टैंडर्ड स्टेट बोर्ड। तो पहला क्वेश्चन पढ़िए। The geostationary satellite is not useful in the study of polar region. तो जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता है उसको पोलार रीजन की स्टडी के लिए काम नहीं लेते। पहली बात, क्वेश्चन का मतलब समझो। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होता है? जियो मतलब अर्थ और स्टेशनरी मतलब जो रुका हुआ है। तो जो अर्थ है हमारी, इसका जो इक्वेटोरियल रीजन है, यहाँ पर जो सैटेलाइट होता है उसकी स्पीड उतनी होती है जितनी अर्थ की स्पीड है, वेस्ट टू ईस्ट। और ये सैटेलाइट हमेशा एक ही जगह पर मिलेगा पॉइंट पर। और ये सैटेलाइट आपको कम्युनिकेशन सैटेलाइट के रूप में यूज़ होता है। जैसे मान लो हम लंदन में तेंदुलकर खेल रहा है तो अपन क्रिकेट देखते हैं ना, वो सब। और जो पोलार रीजन में होता है उसको पोलार सैटेलाइट्स होते हैं, ये अलग रहते हैं। इनका पाथ फिक्स होता है, इसके अंदर कहाँ से घूम रहा है उसकी गारंटी नहीं है। तो ये जो सैटेलाइट होते हैं ये पोलार रीजन के जो चेंजेस हैं, वेदर की चेंजेस है, वो देखता है। तो ये पोलार रीजन तो घूम ही नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल घूम रहा है वो, तो है ना। तो जो इक्वेटोरियल रीजन में घूम रहा है वो पोलार रीजन की स्टडी कैसे कर सकता है? इसलिए हमें जियो स्टेशन सैटेलाइट वी कैन नॉट यूज एज द वर्क फॉर पोलार रीजन। नाउ यू टेल मी नेक्स्ट क्वेश्चन। Silver amalgam is used for filling dental cavities. तो सिल्वर अमलगम, जो में अमलगम होता है वो Hg होता है, समझिए। AgHg को बोलते हैं सिल्वर अमलगम। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है और ये जल्दी गल जाता है और इस कारण से कैविटी में फंसा कर उसको सुखा देते हैं। तो ये इसी कारण इस्तेमाल होता है। तो ये आपको आ जाएगा, बहुत इजी था ये, तो सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन मत पूछो तो बेहतर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो। Metal A has electronic configuration 281 and metal B has electronic configuration 2882. Out of these, which metal is more reactive? Write the reaction of this metal with dilute hydrochloric acid. अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। आपका जो एक कॉन्फ़िगरेशन था वो क्या था बेटा? 2 8 1 था शायद, और दूसरा था 2 8 8 1 2 था, समझ गए? तो आप ये हमेशा जान के रखो, इसको दिमाग में रखो कि ये जो लास्ट में होता है ये कहलाती है वैलेंसी, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है। और जरूरी नहीं कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वही वैलेंसी है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब होता है द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन लास्ट शेल इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। अब जैसे नाइट्रोजन को अपन देखते हैं तो नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, समझिए, लेकिन सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में भाग लेते हैं। तो ये दो इलेक्ट्रॉन के लोन पेयर रहते हैं। तो ये इसको अपन बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 5 है, लेकिन वैलेंसी कितनी? 3 है। इसलिए अमोनिया बनाता है। ये क्या बनाता है? अमोनिया। तुमने देखा होगा अमोनिया, है ना। तो इस तरह से तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी आपके दिमाग में क्लियर हुई होगी। ये तो एक एक्स्ट्रा बात होगी। दूसरी बात है कि जिसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है उसका ग्रुप होगा 1। ग्रुप क्या होगा? 1A। कौन सा ग्रुप होगा? 1A। जिसके पास 2 है उसका ग्रुप क्या होगा? 2A। इसके बाद 3 होगा उसका क्या होगा? 3A। 4 5 6 7 और 8 ऐसा रहेगा। तो जो पहला ग्रुप होता है ग्रुप 1A ग्रुप होता है, इसको अल्कली मेटल्स बोला जाता है, अल्कली ग्रुप कहलाता है। इनको अल्कली मेटल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एयर और वाटर के साथ रिएक्ट करके जो हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड्स बनाते हैं ये बेसिक नेचर के होते हैं। इनकी वैलेंसी 1 होती है। सोडियम की वैलेंसी क्या हो गई? 1। पोटेशियम की वैलेंसी क्या हो गई? पोटेशियम की वैलेंसी क्या हो गई? 1। और ऑक्सीजन क्या हो गई? -2। तो ये कंपाउंड, इसका जो चार्ज होता है वो यहाँ लगा देते हैं, इसका यहाँ लगाते हैं। क्या बनेगा? ये Na2O बनेगा और ये क्या बनेगा? K2O बनेगा। तो ये तो हो गया सोडियम, ये पोटेशियम। इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 8 1 होता है, इसका 2 8 8 1 होता है। तो आप देखो 8 8 16 17 18 और 1 19। तो ये सारे के सारे में किसमें आएंगे? 1 ग्रुप में आएंगे। 1 ग्रुप के एलिमेंट क्या होते हैं? अल्कली मेटल्स होते हैं, क्योंकि ये
ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं जो बेसिक नेचर के होते हैं, और ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, इस कारण से अल्कली मेटल्स बोला गया। तो ग्रुप 1A कौन सा है? अल्कली मेटल्स। ग्रुप 2A समझिए, सेकंड ग्रुप क्या होता है? मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब किस में आते हैं? सेकंड ग्रुप। बेरिलियम, समझिए ये किस में आते हैं? सेकंड ग्रुप में आते हैं। इसमें जो रेडियम, रेडॉन, पहला जो है हाइड्रोजन की फैमिली जो है उसमें हेलिनाकार और सल्फर यानी फ्रैंक्शनियम आ जाता है, और उसके अंदर बेमक्का सल्फर यानी रेडियम आ जाता है, समझिए, रेडॉन, समझिए। और इस तरह से सबके रेडॉन, रेडियम तो उसके इनर्ट गैसेज में आ जाता है। तो यहाँ पर आपको अलग अलग एलिमेंट मिलेंगे, जो लास्ट में एलिमेंट मिलेंगे वो सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होंगे। जैसा सबसे नीचे आएगा, फर्स्ट ग्रुप में सबसे नीचे आएगा Fr, सेकेंड ग्रुप में सबसे नीचे आएगा Ra, फिर तल तल Tl आ जाएगा, फिर कसीगे सनपम Pb आ जाएगा, नपा सब्बी बिस्मत आ जाएगा, ओस से टीपो पोलोनियम आ जाएगा ना। इस तरह से चलते हैं। तो जो सबसे पहला ग्रुप होता है वो साइज में बहुत बड़े होते हैं और ये हाईएस्ट मेटेलिक कैरेक्टर रखते हैं। तो जो ग्रुप 1 के एलिमेंट हैं इनका मेटेलिक कैरेक्टर क्या है? सबसे ज़्यादा होता है, हाइड्रोजन को छोड़ दिया जाए तो जैसे जैसे मूविंग डाउन द ग्रुप जाएंगे साइज एटम का बढ़ते जाएगा। अगर साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी, और जो जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कैटायन बनाएगा वो उतना अच्छा मेटल कहलाता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये ग्रुप क्या हो गया? 1। अच्छा, यहाँ पे 2 लिखा है, मतलब सेकंड ग्रुप है। तो ये फैमिली आती है बे मग का सर है। ये जो फैमिली होती है ये सेकंड ग्रुप में आता है, सेकंड ग्रुप में आएंगे, और ये कहलाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल, यानी इनके भी ऑक्साइड्स हाइड्रोक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं और ये अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, इसलिए इसको अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। तो ये एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनका कॉन्फिगरेशन 2 आता है आखिरी में, चाहे ये हो या 2, समझिए। तो आपका 2 8 8 2 आया है, मतलब ये कैल्शियम है। क्या ये कैल्शियम है? 20 होता है ना। आप देखो 2 8 8 2 करो, आपका आंसर 20 आएगा। अब यहाँ पे कॉमा लगाने से क्या होता है? इस ऑर्बिट चेंज हो जाते हैं इसके। तो ये जो होता है, जैसे पीरियोडिक टेबल में जब लेफ्ट टू राइट जाते हो, ये लेफ्ट है और ये राइट है, तो ये लेफ्ट में आ गया और ये क्या आ गया? राइट में आ गया। तो इसमें क्या बोला? 2 8 है यानी सोडियम आ गया, और दूसरा क्या आ गया? मैग्नीशियम आ गया, नहीं कैल्शियम आ गया। तो अगर कोई पूछता है कि इनके ऑक्साइड्स का फॉर्मूला बताओ, इनके क्लोराइड्स का फॉर्मूला बताओ, इनके सल्फेट्स का फॉर्मूला बताओ, इनके सल्फाइड्स का फॉर्मूला बताओ, इनके कार्बोनेट्स का फॉर्मूला बताओ, इनके नाइट्रेट्स का फॉर्मूला बताओ, इनके बाइकार्बोनेट्स के फॉर्मूला बताओ, तो कैसे करोगे? आप देखो सोडियम के पावर में सिंगल प्लस है और कैल्शियम के पावर में डबल प्लस है। अब आप यहाँ पे सबके नाम लिख लो। क्लोराइड हो गया Cl-, बाइकार्बोनेट हो गया HCO3-, सल्फेट हो गया SO4-, सल्फाइड हो गया सिंगल S डबल माइनस, कार्बोनेट हो गया डबल माइनस, समझ गए, और नाइट्रेट हो गया NO3, समझ गए। तो आपको करना क्या है? यहाँ पे अगर एक है और यहाँ पर एक है तो उसको लिखेंगे NaCl, इसको बोलेंगे मेटल का क्लोराइड। इसी तरह से NaHCO3 हो जाएगा, इसी तरह से NaNO3 हो जाएगा। तो जैसे सोडियम का अगर सिंगल का है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, लेकिन अगर सल्फेट आ जाता है, ऑक्साइड्स आ जाते हैं, तो इसमें डबल माइनस आता है। फॉस्फेट भी आ सकता है PO4 डबल माइनस, ट्रिपल माइनस। अब इन सबके कंपाउंड कैसे बनेंगे मैं यहाँ पे आपको पहले समझाता हूँ। आप यहाँ दिख रहा है उसके अंदर, अच्छा ये हो गया सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, NaNO3, ये सब आ जाएगा, समझिए। लेकिन अगर मान लो सोडियम का सल्फाइड के साथ है तो Na2S हो जाएगा, Na2O हो जाएगा, Na2CO3 हो जाएगा, Na2SO4 हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। लेकिन आपको कभी कभी ब्रैकेट का ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पर ट्वाइस ऐसा कुछ होता तो आपको ब्रैकेट लगाना पड़ता। अब यहाँ पे आपका हो गया सोडियम के, इसी तरह से पोटेशियम का रहेगा, सोडियम पोटेशियम लिथियम सबका ऐसे ही रहेगा।
अब बेरिलियम की फैमिली में 2 आ गया, तो 2 आ गया तो हम क्या करेंगे, देखो इधर 2 आ गया तो क्या करेंगे, ये कैल्शियम है और ये है हमारा क्लोराइड, है ना, कैल्शियम है, ये है बाइकार्बोनेट, कैल्शियम है और ये नाइट्रेट, है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, होल्ड ट्वाइस कर देना पड़ेगा, होल्ड ट्वाइस, और ये तो होल्ड नहीं करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा CaCl2, ये हो जाएगा CaHCO3 होल्ड ट्वाइस, ये हो जाएगा CaNO3 होल्ड ट्वाइस। इस तरह से आपको कैल्शियम का करना पड़ेगा। अगर ये एल्युमिनियम होता है, यानी थर्ड ग्रुप होता, तो उसके आखिरी में 3 आ जाएगा, एल्युमिनियम की फैमिली में 3 आ जाएगा, तो थर्ड ग्रुप रहेगा तो क्या होगा, AlCl3 हो जाएगा, AlCl3 हो जाएगा, समझिए। इसी तरह से Al लग जाएगा, यहाँ पे 3 आते, जहाँ 2 आया वहाँ पे 3 आ जाएगा। तो इस तरह से आप कंपाउंड बना सकते हो सारे के सारे, मतलब एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ, मतलब वो क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, वो पढ़ा रहा हूँ तुम लोगों को। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन अलग चीज़ होती है और वैलेंसी अलग चीज़ होती है। तो आपने ये कैल्शियम का इस तरह से बना लिया, लेकिन अगर आपको ये मेरे को मिटाना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी कचरा हो गया यहाँ पे, मेरे को काफ़ी कुछ मिटाना पड़ेगा, तो मैं अभी यहाँ पे काफ़ी कुछ मिटा देता हूँ ताकि तुमको समझ में आए वो क्या रहा है। अभी तक देखो आप, ये Ca, अब क्या लिखा, फॉस्फेट है ना, PO4 लिख लो, ब्रैकेट लगा लो, देखो इसके ऊपर कितना है, डबल पॉजिटिव है ना, तो यहाँ 2 लिख दो, इसके ऊपर क्या है 3 है तो यहाँ 3 लिख दो, तो Ca3PO4 होल ट्वाइस कर देंगे। इस तरह से एल्युमिनियम होता तो क्या करते, Al लिख देते, PO4 लिख देते, यहाँ पर कोई 2-3 लिखाने की जरूरत नहीं है। अब कैल्शियम का ऑक्साइड के साथ करेंगे, CaO कर देंगे, CaCO3 कर देंगे, तो इस तरह से दोनों में 2 रहेगा तो कुछ नहीं करेंगे, दोनों में 3 रहेगा तो भी कुछ नहीं करेंगे। तो इस तरह से आपको कंपाउंड्स बनाने पड़ेंगे। अब ये बोल रहा है कि वाटर के साथ क्या लिखा हो क्वेश्चन, आंसर का क्या क्वेश्चन, हाँ मेटल के साथ क्या कर रहा है वो, वाटर के साथ HCl के साथ रिएक्शन दिखा रहा है ना, सिंपल है, HCl के साथ रिएक्शन दिखा रहा है, कर लेंगे उसमें क्या है, अभी तो समझाया मैंने तुमको, है ना। इधर देखो HCl के साथ रिएक्शन कर रहा है तो क्या होगा, इधर देखो आप, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, ये बात याद रखनी पड़ेगी, HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो HCl के साथ रिएक्ट कर दो, ये हो गया Cl- जो क्लोराइड वाला बताया था, तो सोडियम के साथ अगर हो गया तो NaCl लिख देना, और कैल्शियम के साथ हो गया तो CaCl2 बना लेना, साथ में बाकी चीज तो कर ही सकते हो, है ना, सिंपल है। तो बहुत इजी है, मैंने तो ज़्यादा डिटेल में पहले ही पढ़ा दिया था, तो ये आंसर वैसे निकाल सकते हो तुम। अब एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि ज़्यादा मेटेलिक कौन है, यानी कि आपका कैल्शियम ज़्यादा मेटेलिक है या सोडियम ज़्यादा मेटेलिक है, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो आप बोलना कि लेफ्ट टू राइट साइज ऑफ द एटम डिक्रीज होता है, क्योंकि न्यूक्लियस के प्रोटॉन बढ़ जाते हैं, इस कारण से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, इस कारण से एटम श्रिंक हो जाता है। तो लेफ्ट टू राइट साइज ऑफ द एटम डिक्रीजेस, है ना। अब अगर एटम का साइज डिक्रीज होगा, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन बढ़ जाएंगे, तो वो इलेक्ट्रॉनों को टाइटली बाउंड कर लेंगे। तो सोडियम के कंपैरिजन में कैल्शियम के अंदर ज़्यादा प्रोटॉन्स हैं और वो काफ़ी जम के उसको पकड़ के रखेंगे। और एक और कॉन्फिगरेशन होता है जिसके अंदर तुम छोटी क्लास में उसके काम का नहीं है, S2 कॉन्फिगरेशन होता है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके अंदर जो पेयर्ड होते हैं, उस कारण से भी उसकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई रहती है। तो सोडियम ज़्यादा बेहतर आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा और सोडियम कैटायन बना लेगा, इस कारण से सोडियम जो है वो ज़्यादा मेटेलिक कैरेक्टर रखता है एज कम्पेयर टू द कैल्शियम, बिकॉज ऑफ बिगर साइज एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी इज ग्रेटर एज कम्पेयर टू द कैल्शियम। अब बताओ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तारा completing अच्छा ये क्वेश्चन है, चलो वो मैं पढ़ता हूँ, दिखाओ। एक तारा नाम की कोई लड़की होगी और वो अपने ग्रैंड माँ के घर गई है और उसने क्या किया, उसका छोटा भाई भी है राहुल, वो भी चला गया वहाँ पे। तो एक दिन क्या हुआ कि राहुल ने घर थक के आया खेल के और उसने स्विच ऑन कर दिया फैन का।
साथ में एसी भी ऑन कर दिया, बड़ा रघुपांड है, फैन और एसी चलाने की ज़रूरत क्या है ना? पहले फैन चला था, थोड़ी देर बाद एसी चला लेता, कोई बात नहीं। एट द सेम टाइम ग्रैंड मैम, उसकी जो ग्रैंड मैम थी उसने मिल्क शेक बनाने की सोचा कि भैया मैं बच्चों को खिलाऊंगी, तो मिल्क शेक बनाने के लिए उसने मिक्सी चालू करी। जब चालू करी तो बहुत तेज़ी से एक साउंड आया और घर की लाइट चली गई और यानी कि शट डाउन हो गया। तो उसने इलेक्ट्रीशियन को बुलाया और इलेक्ट्रीशियन से पूछा भैया क्या हो गया था। तो इलेक्ट्रीशियन बोलता ओवरलोडिंग हो गई थी, ओवरलोडिंग हो गई थी। तो उसने पहले क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज़ ओवरलोडिंग, दूसरा पूछा है कि क्या ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट सेम है, और शॉर्ट सर्किटिंग होती है तो कब होती है, और किस तरह से ओवरलोडिंग को अवॉइड किया जा सकता है। देखो एक बात है, अगर आप जैसे खाना खाते हो, क्यों खाते हैं हम? खाना इसलिए खाते हैं कि भैया खाना पेट में जाएगा, फिर वो पचेगा, उससे एनर्जी निकलेगी और वो एनर्जी यूटिलाइज होगी, है ना? अगर आपके बॉडी के अंदर खाना एक लिमिट से ज़्यादा डाल दोगे तो बदहजमी हो जाएगी, है ना? तो अब वो बदहजमी हो जाएगी और उसमें अगर अपन ने 10 मतलब डिसेंट्री हो जाएगी या उल्टियाँ आएंगी और इस तरह से आपका पेट वापस खाली हो जाएगा, तो कोई ना कोई तो जरिया होगा ना उसको अवॉइड करने के लिए। तो इसमें क्या हुआ कि उस बच्चे ने एसी चालू कर दिया जो कि बहुत हाई करंट खींचता है ना, और फैन भी अच्छा करंट खींच रहा है, साथ में मिक्सर चालू कर दिया जो लोडेड चीज़ है। तो जो ज़्यादा वैट पे चलती हैं, जो ज़्यादा पावर वाली चीज़ होती है, वो ज़्यादा करंट खाती हैं, समझिए। अब जैसे एक मजदूर है, वो बहुत सारा काम कर रहा है तो ज़्यादा खाएगा ना वो। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि वो वायर की एक लिमिट होती है कि भैया इतना ही करंट उसमें से पास हो सकता है, इससे ज़्यादा करंट जाएगा तो हीटअप होगा और वायर पिघल जाएगा, आग लग जाएगी। तो उसने जब एक साथ सब इक्विपमेंट्स चला दिए तो करंट की मात्रा बढ़ गई, उस कारण से वो जल गया। बात समझ में आई? और एक लिमिट के ऊपर अगर करंट फ्लो होने लगे उसको बोलते हैं ओवरलोडिंग। अब ये ओवरलोडिंग क्यों आती है ना? जब एक ही टाइम पे हम लोग सारे इक्विपमेंट्स चालू कर देंगे तो ओवरलोडिंग आ जाएगी। तो इसको अवॉइड करने के लिए मेरे हिसाब से 2 मेथड है। एक तो ये कि हमारे घर में पैरेलल कनेक्शन होता है कि दादी अगर कहीं मिक्सर कर रही है और मैं कहीं गीज़र में नहा रहा हूँ, तो दोनों के जो फेज़ होते हैं 3 फेज़ आते हैं और तीनों पैरेलल होती है, एक अलग, इस तरह से क्या होता है फेज़ में पैरेलल हो जाते तीनों, और तीनों में अलग अलग वो यूज़ होता रहता है, तो ओवरलोडिंग की चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन ओवरलोडिंग ना आए इसलिए क्या करते हैं, एक साथ सब कुछ मत चलाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं तो इफेक्ट पड़ेगा ही। एक और कंसेप्ट पूछा जाता है कि फ्यूज क्या होता है। फ्यूज का मेल्टिंग पॉइंट लो रहता है और रेजिस्टिविटी बहुत हाई रहती है, और उसको इस तरह से सेट किया जाता है कि इतना ही करंट फ्लो होना चाहिए, इससे ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो रेजिस्टिविटी हाई होने के कारण रोकेगा तो हीटअप होगा और वो पिघल जाएगा और आगे वाले सर्किट को बचा लेगा। खुद जलकर, खुद तबाह होकर आगे वाले सर्किट को बचा लेता है, वो कहलाता है फ्यूज। समझिए। आगे हम लोग देखें तो शॉर्ट सर्किटिंग, जो आपका लाइव वायर होता है वो आपका मेन करंट होता है। लाइव वायर अगर अर्थिंग से टच हो जाता है, जो कि ग्राउंड में चले आ रहा है, अर्थ तो भूखी है, तो जब दोनों टच हो जाते हैं तो करंट जो होता है वो बहुत अधिक मात्रा में अर्थिंग में चले जाता है, और ये कहलाता है हमारा शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट से तो बहुत बड़ी आग लग जाती है, पूरा बर्बाद हो जाता है सब कुछ। तो ये फर्क होता है ओवरलोडिंग, शॉर्ट सर्किट, फ्यूज और पैरेलल कनेक्शन, ये सब कनेक्शन आपको पता चले होंगे, है ना। तो उसको क्या करना चाहिए था, पहले उसकी दादी बना लेती, उसके बाद एसी चालू कर देता वो, है ना। चलो आगे बढ़ो बेटा। इसके बाद एक क्वेश्चन है कि ये डायग्राम किसका है। तो यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ है, ये एक डायग्राम बना हुआ है इस तरह से, और यहाँ से रेज आ रही हैं, ऐसे रेज आ रही हैं, ऐसे रेज आ रही हैं, कुछ तो भी हो रहा है, और फिर बाद में ऐसे रेज जा रही हैं, और ये रेज जा रही हैं, और ऐसे जा रही हैं, और नहीं रुको, ऐसे जा रही हैं, और ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रही है, और ये ऐसा है ना,
ऐसे ही डायग्राम है। ऐसे ही है, एक नीचे हाँ इसको जाने दो। हाँ, और ये पीछे जाके वर्चुअल इमेज बन रही है, ऐसा करके डायग्राम बना हुआ जो मैं तुमको भेजूंगा, तुम्हें समझ में आएगा। पहली बात, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होता है, एक होता है आईपीस और एक होता है ऑब्जेक्टिव। जो ऑब्जेक्टिव की तरफ रहता है उसकी फोकल लेंथ है ना बहुत छोटी होती है और आईपीस की फोकल लेंथ बड़ी होती है। तो होता क्या है कि जो आगे वाला जो लेंस होता है उसकी जो इमेज होती है वो इसके फोकस के पीछे बन जाती है, तो ये इमेज तो बन नहीं पाती, लेकिन उसका पीछे वाले का फोकस और ऑप्टिकल सेंटर उसके बीच में इमेज आ जाती है और उसकी वर्चुअल इमेज बनती है, अपराइट काफ़ी बड़ी बनती है। ये तो डायग्राम बड़ा विचित्र लगा मेरे को, लेकिन वो सिंपल माइक्रोस्कोप जैसे बिहेव करने लगता है। तो आईपीस किसके जैसे काम करता है, सिंपल माइक्रोस्कोप जैसे। तो ये होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप किसके लिए यूज़ करते हैं, मतलब ये जो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है ये जनरली जो ये होते हैं ना अपने घड़ी सुधारने वाले उनके पास होता है, और जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है वो तो हमारे लैब में होता ही है। बायोलॉजी में तुमने देखा होगा, हम लोग ऑर्गेनिज्म देखने के लिए करते हैं, तो सिंपल माइक्रोस्कोप बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक और क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक मोटर के ऊपर क्वेश्चन है, एक डायग्राम बना हुआ है, पूछ रहा है कि वो क्या है। तो पहली बात, इलेक्ट्रिक मोटर जो होती है वो लेफ्ट हैंड रूल के ऊपर चलती है। तो लेफ्ट हैंड रूल पे कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं आज मैं तुम्हें बताता हूँ, मज़ा आ जाएगा। ओके, क्योंकि पहली बात, आप जब अपनी उंगली उठाते हो तो अपन दिखाते हैं ना, मेरा एक खेत है ना, दिस इज़ माई फील्ड, है ना। तो ये उंगली क्या दिखाती है, मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि यहाँ नॉर्थ पोल है और इस तरह से मैग्नेटिक लाइंस बाहर की ओर निकल रही हैं। तो ये है क्या है, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ की बाहर की ओर जा रही है। तो ये क्या बता रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बता रहा है। अब आप किसी को जोश चढ़ाते हो या किसी को चिढ़ाते हो तो अंगूठा उठाते हो, तो इट शोज फोर्स। तो आप याद रखना कि लेफ्ट हैंड रूल अमेरिका चले आता है। अमेरिका में कौन है, बिल क्लिंटन। कौन है, बिल क्लिंटन। बिल नाम का फोर्स पैदा होता है। बी होता है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, एल मतलब लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड आई इज द करंट। इतना फोर्स जनरेट होता है थंब में। तो थंब किसके लिए होता है, फोर्स ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया फोर्स, और ये हो गया करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर। अब मैं बहुत ही अच्छी बात तुमको बताता हूँ, शायद से तुम्हें ये बात आती होगी, मालूम होगी। कोई अगर तुम्हारा जो प्रोफेसर है वो बहुत जीनियस होगा तो उसने ज़रूर तुम्हारी हेल्प करी होगी, या हो सकता है किसी प्रोफेसर ने बताया भी होगा और तुम्हारा ध्यान नहीं गया होगा। जो भी हमारा लेफ्ट हैंड रूल लगता है वो डीसी करंट के ऊपर लगाते हैं हम लोग, एसी के ऊपर नहीं लगाते। क्योंकि एसी में क्या होता है कि 1 सेकेंड में वो 50 बार ऊपर जाएगा और 50 बार नीचे आ जाएगा। तो आपका एक बार फोर्स इधर पैदा होगा, एक बार फोर्स इधर पैदा होगा, कुछ होने वाला नहीं वहाँ पे। तो डीसी पे ये काम होता है। तो ये वायर है, यहाँ पे नॉर्थ पोल रखा है और यहाँ साउथ पोल रखा है। तो ये हो गया डायरेक्शन ऑफ फील्ड, यहाँ पे प्लस जोड़ दिया और यहाँ पे माइनस जोड़ दिया। ये हो गया डायरेक्शन ऑफ करंट, ये हो गया डायरेक्शन ऑफ फील्ड, ये हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स। आपको जो कंडक्टर है उस पर बिल नाम का फोर्स लगेगा नीचे की ओर। तो जब हम लोग ये मोटर देखते हैं तो वो उठा लो, मोटर देखते हैं तो आपने देखा होगा कि जो कॉइल होती है, जैसे ये कॉइल है, समझिए, तो कॉइल में ऐसी करके बाइंडिंग कर देते हैं, ऐसी बाइंडिंग होती है। तो एक में करंट ऊपर जा रहा है और एक में करंट नीचे जा रहा है। यहाँ पे लगा दिया नॉर्थ पोल और यहाँ लगा दिया साउथ पोल। तो ये हो गया डायरेक्शन ऑफ फील्ड, है ना, ये डायरेक्शन ऑफ फील्ड हो गया नॉर्थ से साउथ की तरफ। अब ये करंट क्या जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो जब भी करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली, फोर्स जनरेटेड ऑन द कंडक्टर इन अकॉर्डेंस विद लेफ्ट हैंड रूल, समझिए। तो ये हो गया डायरेक्शन ऑफ फील्ड, ये हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ करंट, ये हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये वाला जो साइड होगा पीछे की ओर फोर्स लगेगा और यहाँ पे करंट क्या नीचे की ओर जा रहा है, पर डायरेक्शन ऑफ फील्ड तो वही रहेगी। तो ये हो गया डायरेक्शन ऑफ फील्ड, ये हो गया डायरेक्शन ऑफ करंट, ये हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो यहाँ पर जो फोर्स जनरेट होगा उसका डायरेक्शन ऐसा होगा और ये जो मोटर है वो ऐसे घूम जाएगी। अब जब वो घूम के ऐसे आ गई तो अभी भी करंट तो इस साइड में ऊपर ही जा रहा है और इस साइड में नीचे की ओर जा रहा है।
बराबर नीचे कनेक्शन रहते उस टाइप के, समझिए, स्लिप रिंग्स लगी थी। और इस तरह से आपका मोटर गोल घूमता रहता है। तो आप पंप देखा होगा, इलेक्ट्रिक पंप होता है, वो पानी फेंकता है ऊपर। और जो आप पहले क्या होता था, डेक बनते थे, डेक टीवी डेक बनते थे, उसके अंदर मोटर यूज़ होती थी, वो बेल्ट को घुमाती थी। कई जगह पे मोटर यूज़ होती है, मोटर के अंदर लेफ्ट हैंड रूल ही लगता है। दूसरा होता है राइट हैंड रूल, जो कि ये दिखाता है, सेम दिखाता है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। ये दिखाता है इंड्यूस्ड करंट, यानी जो करंट पैदा हुआ है ड्यू टू EMI। और ये दिखाता है मोशन ऑफ द कंडक्टर, यानी हम घुमा देते उसको, हम घुमा देते हैं, तो वो होता है मोशन ऑफ द कंडक्टर। तो ये होता है राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल कहाँ लगता है? जो हमारा AC डायनामो, DC डायनामो है, उसमें राइट हैंड रूल लगता है। लेफ्ट हैंड रूल लगता है गैलमीटर में, जो एमीटर है, वोल्ट मीटर है, मूविंग कॉइल गैलमीटर है, इसमें क्या होता है? लेफ्ट हैंड रूल लगता है। मोटर में क्या लगता है? लेफ्ट हैंड रूल लगता है। इसमें फोर्स पैदा होता है, इसमें फोर्स लगाते हैं। कई जगह पे बुकों में इसको भी फोर्स लिखा हुआ है, लेकिन वो फोर्स लिखा है वो गलत नहीं है, वो फोर्स लगाते हैं, इसलिए उसको मोशन ऑफ द कंडक्टर बोलना ज़्यादा बेहतर है। तो ये राइट हैंड रूल। इसी तरह से कर्व फिंगर रूल है, यानी कि ये हो गया डायरेक्शन ऑफ करंट, ये हो गया डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द लाइन, हाई राइट हैंड थंब रूल। तो यहाँ पे एरो अंदर की ओर रहेगा तो यहाँ क्रॉस बना देंगे, यहाँ पे एरो बाहर डॉट रहेगा तो बाहर की ओर रहेगा। तो एक वायर में अगर करंट ऊपर की ओर फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे अंदर की ओर फील्ड रहेगी, यहाँ पे बाहर की ओर फील्ड रहेगी। तो ये आपका क्वेश्चन था। और एक और क्वेश्चन है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। मैं बताता हूँ उनको कि अगर किसी चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में फेंक देते हो तो क्या होता है? बैव, अगर इलेक्ट्रॉन है तो तुमने देखा ना, सैफ अली बोलता है बैव बैव, ऐसा बोलता है ना। तो याद रखना कि मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी अगर फोर्स पैदा होता है तो बैव है, अगर इलेक्ट्रॉन है तो क्या है? बैव है। अगर इलेक्ट्रॉन नहीं है, चार्ज है, तो BQV। तो एक वेलोसिटी हो गया, एक मैग्नेटिक फील्ड हो गया, एक चार्ज हो गया। इतना फोर्स उसके अंदर लगता है चार्ज के ऊपर, और वो चार्ज सर्कुलर पाथ अचीव कर लेता है। ये कहलाता है हमारा मतलब एक चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री मारता है तो इसके ऊपर भी काफ़ी क्वेश्चंस हैं। अगर तुम्हें प्रॉब्लम्स हैं तो मेरे को बताना, मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूँगा। सो ये आपका कंसेप्ट हो गया, फिजिक्स का भी हो गया, आपका केमिस्ट्री का भी आज काफ़ी कुछ हो गया। हाँ, एक जगह मेटलॉइड्स पढ़ के जाना आप लोग। एस ब्लॉक एलिमेंट को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं, इसमें 2 ही आते हैं, 1 और 2 ग्रुप। और फिर बाद में 10 जो आते हैं बीच में आ जाते हैं, उसको बोलते हैं ट्रांजिशनल एलिमेंट। तो पहले 2 आते हैं, फिर 10 आ जाते हैं, ऐसे हॉरिजॉन्टल 10 आ जाते हैं, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज। तो ये आ जाता है हलीना, कर, अक्सर, बेमक्का, सरबरा। फिर आ जाता है 10 एलिमेंट छोड़ के आ जाता है बल्गा, इंतल, कसिकेसन पर, नपा, सब भी, उससे डीपो, फॉकलाब्रिया, ठीनियर कर, जेरन। और इस तरह से बीच में आते 3, शक्ति वक्र, मनफी, कुनिकुजन, यजर, नमत, क्रूर, पड़कड़, लाफ, तवर, योसिक, पटव। और ला हफ के बीच में एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आए थे, लासी, परन, पमसम, यूर, तब्दी और तमेब्लू, अकत पर यून, कब, मस और मंडल। इस तरह से पीरियोडिक टेबल बनाया गया। तो इनर ट्रांजिशनमेंट्स के अंदर होते हैं जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, और ट्रांजिशनमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। और कभी अगर ट्रांजिशनमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ लिया तो n-1 D 1 to 10 NS1 to 2, यानी 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है S में, और D में 1 से लेकर 10 तक कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 ऐसा हो सकता है। तो इसके अंदर कॉपर, देखो ना, कॉपर, निकल, जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, ये सब क्या होते हैं? ट्रांजिशनमेंट्स होते हैं। सोडियम, पोटेशियम, ये क्या होते हैं? अल्कली मेटल्स होते हैं। कैल्शियम, ये सब क्या होते हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं। फिर उसके बाद बोरोन, एल्युमिनियम, दूसरी फैमिली आ जाती है। इसके अंदर मेटलॉइड्स पढ़ लेना हम लोग, जैसे एंटीमनी, ये सब क्या होते हैं? मेटलॉइड्स होते हैं, जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों गुण होते हैं। उसके बाद कैल्कोजेंस में आते हैं, ऑक्सीजन की फैमिली, ऑक्सीजन, सल्फर, ये सब क्या है? कैल्कोजेंस होते हैं। उसके बाद फैमिली आ जाती है हमारी नाइट्रोजन के बाद कैल्कोजेंस आते हैं। उसके बाद फैमिली आती है हेलोजेंस आते हैं, सॉल्ट प्रोड्यूसर। तो इसके अंदर क्लोरीन, फ्लोरीन, ये सब क्या? हेलोजेंस होते हैं। ये नेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, काफ़ी रिएक्टिव होते हैं, और ये सॉल्ट प्रोड्यूसर होते हैं, इसलिए इसको हेलोजेंस बोलते हैं। उसके बाद आती है नोबल गैसेज।
नोबल गैसेस क्या होती है, इनर्ट गैसेस होती है, किसी से रिएक्ट नहीं करती कि उसकी पूरी वैलेंसी सेटिस्फाइड होती है, उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में होते हैं, इसलिए किसी से रिएक्ट नहीं करती। लेकिन बाद में चल के इसके भी अंदर एक्सेप्शंस हैं ही। बाद में चल के देखा गया कि जेनॉन फ्लोराइड्स बनते हैं, जेनॉन के फ्लोराइड के काफ़ी स्ट्रक्चर्स बनते हैं, तो आप ऐसा बोल नहीं सकते। लेकिन फिर भी इनर्ट गैसेस किसी से रिएक्ट नहीं करती ड्यू टू कंप्लीट ऑर्बिट, उसके ऑर्बिट्स कंप्लीट रहते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। उसके बाद याद रखना 1 और 2 एस ब्लॉक एलिमेंट हो गए, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये हो गए पी ब्लॉक एलिमेंट, और ये दोनों मिलके क्या कहलाते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। यानी कि कोई भी एक एलिमेंट ले लो तो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, यानी सोडियम अपने ग्रुप को करेगा, पोटेशियम भी अपने ग्रुप को कर सकता है। उसके बाजू में अगर अपन मैग्नीशियम लेते हैं या कैल्शियम लेते हैं तो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन ट्रांस एलिमेंट ग्रुप को रिप्रेजेंट नहीं करता क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल चलता है, हॉरिजॉन्टल चलता है इस तरह से। फिर इनर ट्रांस एलिमेंट्स आ जाते हैं, तो पहला हो गया एस ब्लॉक, फिर पी ब्लॉक, ये दोनों रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं, डी ब्लॉक ट्रांस एलिमेंट्स हैं, और एफ ब्लॉक जो होते हैं वो इनर ट्रांस एलिमेंट्स हैं। और इस तरह से आप ये भी पढ़ सकते हो। इसके बाद अगर बोला जाता है कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या है, तो आप बोल सकते हो फ्लोरीन। फ्लोरीन जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कोई भी नहीं है। मोस्ट हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूछें तो क्लोरीन है, समझिए। लाइटर मेटल बोले तो लिथियम सबसे लाइटर है, वो केरोसिन में रखे थे, सबको केरोसिन में रखते हैं, लेकिन लिथियम में वैक्स रैप करके डालते हैं क्योंकि वो साला केरोसिन के ऊपर आके तैरने लगता है तो वो आग लग जाती है। तो अल्कली मेटल्स को केरोसिन में रखा जाता है क्योंकि बहुत रिएक्टिव होते हैं, वायलेंटली रिएक्ट विद एयर एंड वाटर। फिर उसके बाद आता है इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगते हैं क्योंकि जो मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कैटायन बना लेते हैं क्योंकि उसकी आयनाइजेशन एनर्जी लो रहती है, बड़ा साइज होता है। नॉन मेटल एक इलेक्ट्रॉन लेके एनायन बना लेते हैं, नेगेटिवली चार्ज आयन बना लेते हैं। इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होने के कारण इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं। इन लोग एक्वस स्टेट में, सॉलिड स्टेट में नहीं, एक्वस या मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस। तो ये हो गए इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। कोवैलेंट कंपाउंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यूज़ करते हैं क्योंकि आयंस नहीं दे पाते। लेकिन कोवैलेंट कंपाउंड के बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होते हैं और आयनिक कंपाउंड के बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है और कोवैलेंट कंपाउंड में वैन डर वाल फोर्सेस काम करते हैं। लेकिन कुछ कोवैलेंट कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, जैसे अल्कोहल है, इथेनॉल, जो बेवड़े दारू पीते हैं इथेनॉल, तो वो क्या होता है कि उसके बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है इसलिए वो उड़ता नहीं। लेकिन पेट्रोल उड़ जाता है, पेट्रोल गिरा तो आप उड़ जाएगा। तो जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगी वो उड़ जाएगा, उड़ेगा नहीं, वो स्टेबल रहेगा और वो मिल भी जाएगा। जैसे HF जो है वो भी कोवैलेंट कंपाउंड है लेकिन पानी में डिजॉल्व हो जाता है। अमोनिया भी कोवैलेंट है लेकिन पानी में डिजॉल्व हो जाता है। HF भी कोवैलेंट है लेकिन पानी में डिजॉल्व हो जाएगा। जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो पानी में डिजॉल्व हो जाता है। तो इस तरह से आप अच्छे से पढ़ लेना केमिस्ट्री को भी। और कोई अगला लेक्चर रहेगा उसके अंदर मैं कार्बन वार्बन लेके आऊँगा। हैव ए नाइस टाइम, बाय बाय।